सुनने जा रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 7। आज की कहानी का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ये कह सकते हैं आज हमारी कहानी का महा एपिसोड होने वाला है। इस कहानी में आपको आज बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और ये भरपूर रोमांस से और हमारे हीरो हीरोइन की जो मुलाकात होगी वो बिल्कुल आमने सामने की होगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी का जो टाइटल है वो है तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये बेहतरीन कहानी के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो कहानी शुरू करते हैं। योग ओबरॉय फैमिली को अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल सनशाइन की तरफ ले जाता है जहां आज शानदार रिसेप्शन होने वाला था। वो सब लोग होटल पहुंच गए थे। योग उन्हें लेकर अंदर चला आया जहां हॉल में काफ़ी रौनक बनी हुई थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वहां मौजूद थे अपनी अपनी फैमिलियों के साथ आए थे। रूहानी और लड्डू का हाथ पकड़कर वो हॉल में आगे बढ़ रही थी। योग बार बार रूहानी के पास आने की कोशिश कर रहा था लेकिन लड्डू उसे रूहानी के पास आने नहीं दे रहा था। योग को लड्डू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि रूहानी इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती थी तो वो था उसका लड्डू और लड्डू उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर लड्डू ने युग से कुछ भी कहा तो रूहानी युग से बिल्कुल नाराज़ हो सकती थी। वे लोग हॉल के अंदर आए जहां पर झूमर के नीचे आज की पार्टी की शान यानी मिस्टर रोनित मेहता और मिसेस मिशा रोनित मेहता खड़े थे और सभी मेहमानों से मिल रहे थे। युग को आने में थोड़ी देरी हो गई थी और कपूर फैमिली भी यहाँ पहुँचने ही वाली थी। युग हॉल के मेन गेट पर खड़ा हो गया था और ओम जी वहाँ मौजूद बिजनेसमैन से बातें करने लगे। सभी मिस्टर मेहता और उनके पास आए और उनसे बातचीत करने लगे। रूहानी और लड्डू एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक तरफ खड़े हुए थे और सभी मेहमानों को देख रहे थे। रूहानी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा आभास हो रहा था कि आज ज़रूर कुछ होने वाला है लेकिन क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा तो रूहानी को भी नहीं था। होटल के अंदर कई सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी जिसमें से कपूर फैमिली भी निकली और होटल के अंदर आ गई। युग ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्हें अंदर लेकर आया। रूहानी चुपचाप एक तरफ खड़े होकर कपूर फैमिली को ही देख रही थी जिसमें से मिस्टर अभय कपूर सबसे आगे थे। उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस अवनी अभय कपूर चल रही थी। उनके साथ ही मिस्टर मीर कपूर और उनकी वाइफ मिसेस शीला मीर कपूर भी चल रहे थे। शीला की छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था जो कि खुशी से पूरे पार्टी हॉल में ही देख रही थी। लड्डू की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ी तो लड्डू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रूहानी का हाथ छोड़ा और भागते हुए मीठी के सामने जाकर खड़ा हो गया। रूहानी हैरान रह गई लड्डू की इस हरकत को देखकर। वहीं दूसरी तरफ पूरी कपूर फैमिली भी उस छोटे से बच्चे को देखने लगी जो मीठी के सामने खड़ा होकर मीठी को ही देख रहा था। मीठी भी लड्डू को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। उसने शीला से अपना हाथ छुड़ाया और लड्डू को देखते बोलती है, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है किसी को ऐसे लगातार देखने से उसको नज़र लग जाती है, फिर वो बीमार पड़ सकता है, ऐसा मेरी बड़ी मम्मा कहती हैं। मीठी की बात सुनकर लड्डू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोलता है, तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो लेकिन मेरी नजर नहीं लगेगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ ना, मेरी नज़र किसी को नहीं लगती है। तुम्हें पता है मेरी रूही की बहुत तारीफ करता रहता हूँ मैं लेकिन फिर भी वह बीमार नहीं पड़ती है। इसका मतलब तो यही है ना कि मेरी नज़र बहुत अच्छी है और मेरी नज़र किसी को नहीं लगती।
लड्डू की बातें सुनकर मीठी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने लड्डू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोलती है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैंने तो सोचा था कि इन बड़े लोगों की पार्टी में मैं छोटी सी बेबी बोर हो जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम काफ़ी फनी लगते हो। लड्डू खुश हो गया। उसने मीठी के हाथ से हाथ मिला लिया और कहा, अली इसलिए तो मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं कब से यहाँ बोल हो रहा हूँ। मेरी उम्र का कोई यहाँ है ही नहीं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उन दोनों बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी ने लड्डू के सिर पर हाथ रखा और कहा, क्या नाम है बेटा आपका? लड्डू एकदम से इंटेलिजेंट और जेंटलमैन लड़के की तरह खड़े होकर बोलता है, वैसे तो मेरा नाम स्वास्तिक है, लेकिन सब लोग मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं, क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ ना, एकदम गोल मटोल। लड्डू की बातें सुनकर एक बार फिर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी जी प्यार से बोलती हैं, बहुत प्यारा नाम है आपका। वैसे जिसके सामने आप खड़े हो ना, उसका नाम भी मीठी है। आप दोनों के नाम बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लड्डू और मीठी। लड्डू खुश होकर बोलता है, सच में तुम्हारा नाम मीठी है? इसका मतलब तुम लड्डू की मीठी हो। जैसे लड्डू मीठा होता है, इसलिए तुम लड्डू की मीठी हो। लड्डू की बातें सुनकर रूहानी के तो होश ही उड़ गए। वो जल्दी से लड्डू के पास आई और अवनी जी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, माफ़ करिएगा, एक्चुअली इसे हमेशा ही बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। अगर इसने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ इसे छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अवनी अपने कानों में इतनी प्यारी और मधुर आवाज़ सुनकर तो बिल्कुल हैरान ही रह गई। तभी उसे सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, बहुत नम्रता से पेश आ रही थी। अवनी तो उस लड़की की खूबसूरती में ही खो गई थी और लगातार ही उसे देख रही थी। रूहानी ने लड्डू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो सॉरी कहो। लड्डू ने मुंह उतार लिया और सबको सॉरी कह दिया। रूहानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। अवनी अभी भी रूहानी के पीछे से जाते हुए उसे देख रही थी। उसे रूहानी पहली नजर में ही बहुत अच्छी लग गई थी। रूहानी लड्डू को लेकर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई, उसे एक चेयर पर बिठाकर समझाने लगी। अवनी की नजरें अभी भी रूहानी को ही देख रही थी। तभी अभय ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलिए बेटी जमाई से भी तो मिल लीजिए। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और अभय के साथ आगे बढ़ने लगी। सब लोग हॉल के बीचों बीच खड़े थे। रोहित और मिशा के पास जाकर खड़े हो गए और अपने मम्मी पापा को देखकर मिशा बहुत खुश हो गई। वे सबसे पहले अभय के गले लगती है और अभय ने उनके माथे को चूम लिया और प्यार से बोलते हैं, हमारी बेटी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मिशा भी मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई तकलीफ नहीं है पापा। पहले तो मैं सोचती थी कि आपके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन रोहित बिल्कुल वैसे ही हैं। वे आपकी तरह ही मेरा ध्यान रखते हैं और हाँ, अगर मैं कोई गड़बड़ करती हूँ ना तो मुझे डांटते भी हैं, जैसे अथर्व मुझे डांटता है। मिशा की बातें सुनकर सब लोग वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे सब लोग हंसने लगे। रोहित और मिशा ने सब बड़ों के पैर छुए। अवनी ने अपनी बेटी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बोलती है, पता नहीं तुम बच्चे कब इतना बड़े हो गए कि आज तुम्हारी भी शादी होगी। कहाँ मेरे दो छोटे छोटे बच्चे जो पालने में लेटे हुए अपने हाथ पैर हिलाकर मुझे बुलाया करते थे, और आज कहाँ वे सब इतने बड़े हो गए। वक्त जाता है पता ही नहीं चलता। इतना कहकर उनकी आंखों में बिल्कुल पानी भर आया। अभय जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहते हैं, अभी तो हम सास ससुर बने हैं, बहुत जल्दी हम दादा दादी और नाना नानी भी बन जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अवनी जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, दादा दादी बनने में तो शायद हमें वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बेटे के लक्षण है ना, वो लड़कियों से दूरी ही रहता है, लेकिन नाना नानी तो हम जल्दी ही बन जाएंगे, इतना हमें यकीन है हमारी बेटी और दामाद पर। अवनी जी की बातें सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं।
मीशा के तो गाल लाल हो जाते हैं और वह शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। सब लोग खुशी से पार्टी एंजॉय करने लगे। मीशा पूरे परिवार से मिली, लेकिन उसे अपने भाई अथर्व कहीं भी नहीं दिखाई देता है। मीशा धीमी आवाज़ में बोलती है, पापा, अथर्व कहाँ है? मीशा की बात सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। मीशा उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर समझ गई और उदास होकर बोलती है, क्या वो नहीं आएगा? उसे आना चाहिए ना। क्यों इतना बदल गया है मेरा अथर्व? छोटा था तो कितना अच्छा था। हालांकि वह अच्छा तो अभी भी है, लेकिन अपनी अच्छाई को उसने अपने गुस्से के नीचे दबा कर रखा है, जिसे वह बाहर भी नहीं आने देता। आपको पता है ना, मैं उसे कितना ज़्यादा याद कर रही हूँ। अभय ने मीशा के माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, वो ज़रूर आएगा। वह इस दुनिया में किसी का भी दिल दुखा सकता है, लेकिन अपनी माँ का नहीं। भले वो अपना प्यार अवनी जी की तरह जताता नहीं, लेकिन वह अवनी जी से बहुत प्यार करता है। अभय की बातों से सबको एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे, लेकिन हर कोई अथर्व का ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद मिस्टर मेहता ओम जी को लेकर अभय जी के सामने आ गए और वह लोग आपस में बात करने लगे। वह लोग आपस में बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे को जानते थे। अभय कपूर से मिलकर ओम जी को काफ़ी खुशी मिल रही थी, क्योंकि अभय कपूर यानी अथर्व कपूर उनका ही तो बेटा था। वे लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अवनी की नजरें बार बार रूहानी को ही ढूंढ रही थी, जो गायब हो चुकी थी। अवनी को पहली ही नज़र में वो लड़की बहुत ज़्यादा भाग गई थी। रूहानी एक तरफ खड़ी होकर लड्डू को समझा रही थी और लड्डू मुंह फुलाकर उसी की तरफ देख रहा था। पार्टी आराम से चल रही थी, लेकिन तभी कुछ गार्ड अंदर गए। खड़े होकर वे इधर उधर देखने लगे। अभय जी उन्हें देखकर पहचान गए कि ये गार्ड्स अथर्व के ही हैं। सब लोग एक तरफ होटल के मेन गेट की तरफ ही देखने लगे। तभी वहां से एक शख्स अपनी शान और शौकत और रुतबे के साथ अपने भावहीन चेहरे को लेकर उस पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगा। अथर्व को वहां पर देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अथर्व के चेहरे पर तो कोई मुस्कुराहट ही नहीं थी। वह बिना किसी भाव के अंदर चला आ रहा था। उसके पीछे कई गार्ड्स थे और उसके साथ उसका पीए रोमी भी चला रहा था। अथर्व हॉल में अंदर आया और अभय और अवनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे दोनों अथर्व की तरफ बढ़ने लगे। अथर्व जैसे ही हॉल के अंदर आया, उसे बड़ा अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया। ये एहसास अथर्व को बहुत सुकून पहुंचा रहा था। उसके सामने रूहानी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। अथर्व ने अपनी कातिल निगाहों को इधर उधर घुमाया। तभी उसे हॉल के एक कोने में स्टूल पर बैठा हुआ लड्डू दिखाई दिया, जिसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे को उसके लंबे बालों ने छुपा रखा था। लड्डू को वहां देखकर अथर्व के चेहरे पर हद से ज्यादा खतरनाक और आकर्षक मुस्कुराहट आ गई। उसने डरावने तरीके से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। तभी पूरे होटल की लाइट फ्यूज हो गई और पूरे होटल में अंधेरा छा गया। पूरे होटल की लाइट चली गई थी, जिस वजह से चारों तरफ अंधेरा छा गया था। रूहानी अंधेरे से घबराने लगी। उसने लड्डू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो महसूस किया उसके सामने कोई नहीं था। इसका मतलब लड्डू वहां से भाग गया ताकि रूहानी से डांट से बच जाए। लड्डू वहां नहीं था। इस बात से रूहानी परेशान हो गई। लड्डू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगी। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो लाइट के चले जाने से वो काफ़ी परेशान भी थी। होटल की टीम को भी काफ़ी हैरानी हुई कि लाइट कैसे जा सकती थी, क्योंकि ये एक 7 स्टार होटल था और यहाँ पर हर चीज़ की सुख सुविधा मौजूद रहती है। और तो और अगर बाई चांस लाइट चली भी जाती है तो जनरेटर तो अवेलेबल ही रहता है, तो जनरेटर भी ऑन क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या समझ से आ गई? होटल की कुछ टेक्निकल टीम ये सब चेक करने के लिए चली गई। हॉल में मौजूदा लोग हड़बड़ाने लगे और एकदम से अंधेरा होने की वजह से किसी को कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभय ने अवनी जी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास लेकर खड़े हो गए। मीर ने अपनी छोटी सी बच्ची मीठी को गोद में उठा लिया। रूहानी अभी भी लड्डू को ही ढूंढ रही थी। वह अंधेरे में पता नहीं कहाँ चला गया है। रूहानी को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि दीक्षा ने लड्डू की जिम्मेदारी जो रूहानी को दे दी थी, अगर वह गुम हो जाता है तो सारा रूहानी पे ही आ सकता है।
रूहानी आगे बढ़े जा रही थी। उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था, इसलिए अपने हाथों को वो आगे करके और आगे पीछे ही कर रही थी। वह आगे बढ़ाती जा रही थी, तभी किसी की मजबूत इंसान से वह टकरा गई। रूहानी का बैलेंस बिगड़ गया। वह जैसे ही गिरने वाली थी कि तभी उस मजबूत बाहों ने रूहानी को थाम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उस शख्स से आती खुशबू रूहानी को दीवाना बना रही थी। रूहानी खुशबू बेहद आकर्षक और खूबसूरत थी। रूहानी उस खुशबू में कहीं न कहीं खो सी गई थी। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा तो नहीं देख सकते थे, लेकिन एक दूसरे को महसूस जरूर कर पा रहे थे। उस शख्स ने रूहानी के चेहरे पे आए बालों को दूर किया। हालांकि उसे रूहानी का चेहरा दिख नहीं रहा था। उस चेहरे की छुअन से, उस शख्स की छुअन से रूहानी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसके तन बदन में एक अजीब सी चिंगारी पैदा होने लगी। उसे ये एहसास बहुत जाना पहचाना लग रहा था। रूहानी थोड़ा घबराने लगी। तभी उस शख्स ने रूहानी के कान में बेहद आकर्षक और उतनी ही डरावने तरीके से बोला, माय हनी। इस आवाज को सुनते ही रूहानी की हालत खराब हो गई। वो पहचान गई कि ये आवाज उसी शख्स की है जो रूहानी को उस दिन सड़क पर मिला था। रूहानी घबराने लगी और उस मजबूत बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अथर्व ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके कान में बोलता है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं कि किसी अनजान को छूना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई तो ऐसी बात है जो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कुछ तो है तुम्हारे अंदर ऐसा जो अथर्व कपूर को दीवाना बना रही है, उसे बेचैन बना रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बेचैनी की वजह बने, लेकिन तुम मेरी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हो। तो अब तुम्हें ही मेरी बेचैनी को दूर करना होगा। इतनी आसानी से तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती, माय हनी। अथर्व की डरावनी बातें सुनकर रूहानी के तो पसीने ही छूट गए। उसे घबराहट होने लगी। वे उस आदमी से दूर जाना चाहती थी। वो ना तो उससे दूर जा पाती और ना ही वे उसे जानती थी, तो उसका उससे कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह रूहानी के पीछे ही पड़ गया था। उसे अपनी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बता रहा था, जबकि रूहानी ने तो आज तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया। रूहानी फिर से उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। वह अपनी ताकत लगा रही थी और अथर्व उसे कस के होल्ड किए हुए था। तभी पूरे होटल की लाइट फिर से आ जाती है। तब जाकर अथर्व ने रूहानी को देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखते ही रह गए। फिर वो दोनों एक दूसरे को, अथर्व ने सामने बेहिसाब खूबसूरती खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। वो रूहानी के खूबसूरत और प्यारे से चेहरे में ही खो गया, उसे देखता ही जा रहा था। वहीं रूहानी के सामने भी दुनिया का सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान खड़ा था, जो रूहानी को इस तरह दीवानों की तरह देख रहा था। एक बार के लिए तो रूहानी भी अथर्व के हैंडसम चेहरे में खो गई थी। उसने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था जितना उसके सामने खड़ा था। लाइट आते ही हॉल में शोर होने लगा और शोर की आवाज़ से अथर्व और रूहानी अपने होश में आए। कोई उन दोनों को देख पाता इससे पहले ही अथर्व ने रूहानी को छोड़ दिया। छूटते ही रूहानी वहां से तेजी से भाग गई। अथर्व ने अपनी मुट्ठियां कस के भींच ली। उसे रूहानी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, लेकिन वह अपना और रूहानी का तमाशा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मीडिया मौजूद थी और दुनिया भर के बिजनेसमैन थे। अगर उन्हें छोटा सा भी कोई हिंट मिल जाता तो पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो सकता था और बदनामी सिर्फ और सिर्फ रूहानी की होती। रूहानी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई थी और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सीने पर हाथ रख के खुद को शांत करने लगी। उसके साथ जो अभी अभी हुआ था वो काफ़ी भयानक था और अजीब भी। उसने हिम्मत नहीं की कि वो एक बार फिर से पीछे मुड़े और अथर्व के सामने देखे। अथर्व अपनी गुस्सैल और जुनूनी निगाहों से रूहानी की पीठ को ही देखे जा रहा था। अगर आज यहाँ सब लोग मौजूद नहीं होते तो अथर्व रूहानी को कभी नहीं छोड़ता।
अथर्व को वहां देखते ही लोग उससे बात करने के लिए बेचैन होने लगे, उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अथर्व के गार्ड ने सबको रोक दिया और कहा, इट्स फैमिली टाइम, सो नो मोर विल डिस्टर्ब मिस्टर अथर्व कपूर। गार्ड्स की बातें सुनकर सब लोग पीछे हो गए और दूर से ही अथर्व को देखने लगे। अथर्व अभी भी रूहानी को ही देख रहा था। तभी मिशा उसके सामने आई और नाराजगी से बोलती है, वैसे आपसे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे, पर भगवान ने मेरी दुआ कबूल ही कर ली, मेरे भाई को यहाँ भेज दिया, मैं बहुत खुश हूँ। अथर्व ने अभी भी रूहानी को गुस्से में देख रहा था और अपनी दमदार आवाज़ में बोलता है, आया हूँ सिर्फ इतना पता करने की जिस इंसान को तुमने अपने लिए चुना है, क्या वो सच में तुम्हारे लायक है या नहीं। अथर्व की बात सुनकर मिशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोलती है, मैंने तो अपने लिए चुन लिया, पर अब बारी तुम्हारी है कि तुम भी अपने लिए किसी जीवन साथी को चुनो जो तुम्हारे लायक हो, तुम्हें समझ सके और तुम्हारी छुपी हुई और दबी हुई सारी भावनाओं को बाहर निकाल सके, तुम्हें एहसास करा सके कि तुम भी किसी से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो, तुम भी किसी के लिए इस पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। ऐसे शख्स को जो अपने लिए चुनना अथर्व, जो हमारी असली अथर्व को बाहर निकाल सके, ऐसे शख्स को अपने लिए चुनना अथर्व, जो हमारे असली अथर्व को बाहर निकाल सके। मिशा की बात सुनकर अथर्व को बहुत गुस्सा आने लगा। मिशा ने उससे शादी की बात तो की थी, अथर्व को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह यहाँ हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर उसकी हनी भी मौजूद थी, जो पहले से ही काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन मिशा ने आज जो भी कहा, उसकी हर बात में अथर्व ने रूहानी को ही इमेजिन किया। मिशा की कही गई एक एक लाइन पर पता नहीं क्यों, पर अथर्व को रूहानी का ही चेहरा दिख रहा था। अथर्व ने अपने अंदर की भावनाओं को समझा नहीं और वो काफ़ी समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह इतना ज़रूर जान गया था कि अब वह इस लड़की से तो दूर नहीं रह सकता था। इस लड़की ने अथर्व के उसूलों को तोड़ दिया, वो किसी लड़की के आस पास तक नहीं भटकता, उसने निश्चित दूरी बना रखी थी, लेकिन आज वह सिर्फ और सिर्फ रूहानी की वजह से ही रूहानी की तरफ आकर्षक हो रहा था और अपने उसूलों को तोड़ रहा था। दिशा ने देखा कि अथर्व कब से एक कोने की तरफ देख रहा था। मिशा ने देखा कि अथर्व कब से एक कोने की तरफ देख रहा था। मिशा ने अथर्व की नज़रों का पीछा किया तो पाया कि वह हॉल के कोने में ही देख रहा है, जहाँ पर एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। यह सब देखकर मिशा को काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अथर्व किसी अनजान लड़की के सामने तक नहीं देखता, लेकिन यहाँ तो अथर्व अपनी जुनूनी निगाहों से उस लड़की को देखे जा रहा था। मिशा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अथर्व कुछ कहने लगा कि तभी लड्डू अथर्व के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके पैरों से लिपट गया। पूरी की पूरी फैमिली ये नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान रह गई थी। मिशा खुद भी काफ़ी हैरान थी कि एक छोटा सा बच्चा अथर्व के पैरों से कैसे लिपट गया। परिवार वालों को पता था कि अथर्व को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे चिढ़ होती है इन बच्चों से और इनकी किचकिच से। अब पता नहीं अथर्व उस मासूम से बच्चे के साथ क्या करेगा जो उसके पैरों से लिपट गया था। अथर्व ने रूहानी से अपनी नज़रें हटाई और नीचे झुककर देखा तो लड्डू अपना सिर ऊपर उठाकर अथर्व को ही देख रहा था। वो भी बड़े प्यार से चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पैरों पर अच्छे से पकड़ बनाए हुए था। अथर्व को यहाँ देखकर लड्डू काफ़ी खुश हो गया था, इसलिए वह भागकर उसके पास आ गया और उसके पैरों से लिपट गया। अथर्व अपने भावहीन चेहरे के साथ लड्डू को घूर रहा था और लड्डू अथर्व को ही देख रहा था। पूरी की पूरी कपूर फैमिली डरी हुई थी कि कहीं अथर्व छोटे से बच्चे पर गुस्सा न कर दे। अथर्व को गुस्सा आने लगा। वो जैसे ही लड्डू को डांटने वाला था कि तभी उसके सामने रूहानी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। अथर्व ने अपने आप को शांत किया और बेरुखी से बोला, तुम्हारी चिपकने की आदत कब जाएगी लड्डू? जब तक आप मुझे अपनी गोद में नहीं उठा लेते। अथर्व, ऐसा कभी नहीं होगा लड्डू। तो जो आप लूही को लेकर सोच रहे हो वो भी मैं कभी नहीं होने दूंगा।
लड्डू की इतनी खतरनाक बातें सुनकर अथर्व तो काफ़ी हैरान होगा। इतना छोटा बच्चा और वो भी इतना चालाक और कुटिल, कैसे हो सकता है? ये तो काफ़ी अजीब बात है। अथर्व ने गहरी सांस ली और एक बार रूहानी की तरफ देखा, फिर से लड्डू की तरफ देखने लगा। उसने लड्डू के हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। कपूर फैमिली तो पूरी दंग ही रह गई कि उनका बेटा एक छोटे बच्चे के साथ इतना नॉर्मल बिहेव भी कर सकता है, पर कैसे? ये तो बिल्कुल गजब ही हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? और सुनते रहिए हमारी कहानी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का एपिसोड कैसा लगा और आप अगली कहानी सुनने के लिए कितना बेताब है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।